चलो ये काम का नहीं है, ये यहां पे आओ। ठीक है जी, आओ में कंटेंट क्या पढ़ना है, बेसिकली कंटेंट क्या पढ़ना है किसके अंदर भाई, बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए, जहां दो फेज हों। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं चलो फिर भी एक बार। जहां दो फेज, सॉल्यूशन में एक फेज थी, सस्पेंशन में दो फेज आ गई। देखो सस्पेंशन में लिक्विड ये रहा और सॉलिड इसके अंदर जगह जगह डिस्पर्स हो रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर जगह जगह डिस्पर्स हो रहे हैं और इनका ये जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इसको बोल देते हैं, धुंधला कर देते हैं सॉल्यूशन को, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सस्पेंशन समझना है बेसिकली हमें यहां से। अब हम बात करते हैं बाईफेजिक डोसेज फॉर्म की, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन से चलते हैं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज ए कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स का मतलब होता है एक तो होता है फाइन, एक होता है कोर्स। फाइन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाते हैं जगह जगह, कोर्स होता है थोड़ा में ज्यादा दिखाई देता है, आंखों से हम देख सकते हैं कोर्स डिस्पर्जन उसका। ठीक है, इन विच इंटरनल फेज यानी कि थेराप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, इंटरनल फेज थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट जो हमें क्या देता है, एक्शन शो करता है। इंटरनल फेज इज डिस्पर्स, जो हमारा एक्टिव ड्रग है, जो हमारी ड्रग है ना वो डिस्पर्स की जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वो जगह जगह डिस्पर्स की जाती है। ठीक है जी, इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, जो मेरी इंटरनल फेज क्या होगी, ये होगी इंटरनल फेज, जो मेरी ड्रग है ये जगह 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 ऐसे ऐसे डिस्पर्स होती है। ठीक है, जगह जगह ऐसे डिस्पर्स होती है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, सब जगह एक समान रूप से डिस्पर्स होती है थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज। ये मेरी एक्सटर्नल फेज है, ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल फेज। और इंटरनल फेज क्या है, जो इसके अंदर मैंने ड्रग जगह जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। समझ गए? बताओ सस्पेंशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या होता है भाई डेफिनेशन सस्पेंशन की, क्लियर हुई? फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड भाई, भूरे जी बोल रहे हैं कि सस्पेंशन और इमल्शन बाईफेजिक होते हैं। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल भाई बाईफेजिक होते हैं, बाईफेजिक होते हैं भाई, वेरी गुड, बाईफेजिक होते हैं, दो फेज होती है इनमें। क्लियर, बहुत सही, बहुत सही बात कर रहे हो भाई, बहुत सही बात कर रहे हो। डेफिनेशन के बाद आती है क्या बारी, डेफिनेशन के बाद आती है किसकी बारी आती है भाई? अब इसने बोला इंटरनल फेज, मैंने आपको बताया क्या होती है, वो ड्रग होती है मेरी। अब इंटरनल फेज के बारे में क्या बोला गया था, इंटरनल फेज कंसिस्ट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स। क्या होते हैं? इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं है वो। अगर घुल जाएंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, मोनोफेजिक हो जाएगा, उस लिक्विड के अंदर भी घुलते नहीं है। और उन पार्टिकल की रेंज क्या होती है, 0.5 to 5 माइक्रोन तक उनकी रेंज होती है, पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है। जो एक्सटर्नल फेज होती है सस्पेंडिंग मीडियम होता है, जिसके अंदर सस्पेंड करता है आके कौन, इंटरनल फेज। ठीक है जी, इज जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंस, कह रहा है कि कभी कभी तो वाटर यूज कर लेते हैं, बट मे बी एन ऑर्गेनिक और ऑयली लिक्विड फॉर नॉन ओरल ड्रग। कह रहा है कि अगर ड्रग ओरली है तो मैं एक्वस यानी कि वाटर यूज करता हूं, अगर ड्रग ओरली यूज करने की नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक व्हीकल भी यूज कर सकता हूं और ऑयली व्हीकल भी यूज कर सकता हूं, जिसके अंदर मेरी जो ये इंटरनल फेज है ये आके क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, तो मेरा सस्पेंशन बन जाएगा। समझ गए इतनी सी बात? ये बात क्लियर हुई? फटाफट कमेंट करो। हाँ बेटा, कंटिन्यूअस फेज क्या होती है, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, ये जो मैं फेज, आउटर फेज क्या है, कंटिन्यूअस फेज है, जो इंटरनल फेज है वो डिस्पर्स फेज है। क्लियर, क्लियर हुआ भाई? सस्पेंशन और इमल्शन में डिफरेंस क्या है? सस्पेंशन में सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर डाला जा रहा है भाई, और इमल्शन में लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर डाला जाता है भाई। ठीक है, इमल्शन में क्या होता है, ऑयल और वाटर, दो तरह के लिक्विड का खेल चलता है बस। समझ गए? चलो यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर होगी तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एडवांटेज पढ़ो, सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या कहता है, सस्पेंशन कैन इंप्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑफ सर्टेन ड्रग। कह रहा है कि कुछ ड्रग ऐसी होती है जैसे प्रोकेन और पेनिसिलिन है, इनकी केमिकल स्टेबिलिटी सस्पेंशन बढ़ा देता है। सॉल्यूशन अगर मैं इनका बनाऊं, अगर मैं इनका सॉल्यूशन बनाऊं, इनको मोनोफेजिक रखूं, तो इनकी क्या सोलिबिलिटी क्या होती है, इनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं बन पाती, ये केमिकली स्टेबल नहीं होते, खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनका सस्पेंशन बना दूं तो ये क्या रहते हैं, केमिकली स्टेबल हो जाते हैं। द ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी देन डोसेज फॉर्म। कह रहा है कि अगर मैं अदर डोसेज फॉर्म की बात करूं, उनकी अपेक्षा जो सस्पेंशन होता है ना, जो सस्पेंशन होता है उसकी क्या होती है, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है। सस्पेंशन क्या होता है, अगर मैं टेबलेट को खा रहा हूं, ठीक है, बॉडी में जा रही है, टूट रही है, कितने टाइम में कितना इफेक्ट,
कितनी एब्जॉर्ब हो गई, होती है बायो अवेलेबिलिटी। तो सस्पेंशन टैबलेट से ज्यादा जल्दी क्या बॉडी में पहुंचते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी अदर डोसेज फॉर्म की अपेक्षा सस्पेंशन की ज्यादा होती है। देखो जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी, सस्पेंशन की उससे ज्यादा, पाउडर की उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, टैबलेट की सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी होती है भाई। ठीक है, सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होती है, सस्पेंशन दूसरे नंबर पे आता है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर जो टैबलेट की सबसे कम होती है। ठीक है, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, कह रहा है कि अगर आप सस्पेंशन, ऐसा सस्पेंशन ही बना सकते हो जिससे कि आप ड्यूरेशन की, कितनी ड्यूरेशन में वो बॉडी में जा रही है और कितना ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है जी, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या दिखाएगी, कैसे दिखाएगी, डिजायरेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन आप सस्पेंशन से ले सकते हो, ये इसका फायदा है। सस्पेंशन कैन मार्क्स द अनप्लेजेंट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, कह रहा है कि जो मेरे ड्रग सॉल्यूशन में बना रहा हूं, जो मैं सस्पेंशन बना रहा हूं, मैं उसको कंट्रोल में लेके आ सकता हूं। ठीक है जी, मैं उसको कंट्रोल ले सकता हूं। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, मैं कोई नहीं भाई, मैं अभी इमल्शन पे भी पहुंचने वाला हूं। तो पहले बात कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ड्रग है तो उसका अगर अनप्लेजेंट टेस्ट है तो मैं उसका सस्पेंशन बना के उसका टेस्ट भी क्या कर सकता हूं, मास्क कर सकता हूं। तो मुझे फटाफट बताओ आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, फटाफट कमेंट करो, सारी बातें छोड़ के मेरे को फटाफट कमेंट चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सालू बोध वेलकम भाई, वेलकम, आओ फटाफट आओ। पिंटू कुमार वेलकम भाई, वेलकम, आ जाओ फटाफट, जल्दी बताओ बेटा। ये लाइव क्लास आज ही अरेंज हुई है 5 से 11 बजे तक। ठीक है, फटाफट आ जाओ आप, लाइव आने का मेरा वैसे कोई टाइम नहीं होता, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो भाई, डिसएडवांटेज की बात करते हैं सस्पेंशन के। फिजिकल स्टेबिलिटी लाइक सेडिमेंटेशन एंड कंपोजिशन कैन बी कॉजेज प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि अगर मेरे लिक्विड के अंदर मेरे सॉलिड अदर अलग अलग जगह डिस्पेंस हैं, मैं इसको रेस्टिंग कंडीशन में रख देता हूं, बिल्कुल हिलाना बंद कर देता हूं, तो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे नीचे आके बैठने लगते हैं, सेडिमेंटेशन होने लगता है, कॉम्पैक्ट एक जगह आके मिलने लगते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर मेरी बात? इट इज बल्कि सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन, कह रहा है कि बल्कि ज्यादा होता है। ठीक है जी, क्या होता है, बल्कि ज्यादा होता है। गौरव पाल, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड द ट्रांसपोर्ट, कह रहा है कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट में मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बल्क में फॉर्मुलेशन तैयार हो जाती है, तो इसको हैंडलिंग करना भी और ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, कह रहा है कि ये फॉर्मुलेशन बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऐसे इनऑर्गेनिक, ऐसे इनसोल्यूबल, इनऑर्गेनिक भाई, इनसोल्यूबल एपीआई ढूंढना और उनको क्या लिक्विड फॉर्म में क्या करना, लिक्विड फेज में डिस्पर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, फॉर्मुलेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। यूनिफॉर्म एंड द एक्यूरेट डोज कैन बी अचीव्ड अनलेस द, ठीक है जी, अनलेस द सस्पेंशन इज पैक्ड इनटू द यूनिट डोसेज फॉर्म, कह रहा है कि अगर यूनिट डोसेज फॉर्म के रूप में पैक ना करें, ठीक है, अगर इसको हम यूनिट डोसेज फॉर्म में पैक ना करें, कि अगर भाई छोटे छोटे यूनिट डोसेज फॉर्म बना दें इसकी, कि भाई ये 1 ml है, ये 2 ml है, 3 ml है, अगर ऐसी डोज बना दें तो ठीक है। अगर ऐसी डोज ना बनाए, हम इसकी ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में ना डालें, तो कह रहा है कि इसकी डोज कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है जी, एक्यूरेट डोज हम अचीव नहीं कर पाते कि कितनी डोज हमें लेनी है, कितनी डोज हमें खानी है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। समझ गए इतनी सी बात, डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन कई तरीके से होता है, उसकी बात कर लो। अब देखो जी, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द कंसंट्रेशन, कह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल की मात्रा कितनी है मेरे सस्पेंशन के अंदर, उस ब्याप पे मैं इसको बोल सकता हूं कि ये डाइल्यूट है। कह रहा है कि अगर कम, ठीक है जी, सॉलिड पार्टिकल अगर कम मात्रा में है तो डाइल्यूट, अगर ज्यादा मात्रा में है, ठीक है जी, तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। बेस्ड ऑन द जनरल क्लास, जनरल क्लास क्या होता है, ओरल सस्पेंशन होते हैं, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन होते हैं, जो बाहर स्क्रीन पर लगाए जाते हैं। अगर मैं उसके इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर की बात करूं, सॉलिड पार्टिकल का इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर की बात करूं, ठीक है जी, तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है और फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। समझ गए मेरी बात, डीफ्लोक्यूलेटेड और फ्लोक्यूलेटेड होता है। इनको एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू मारते हुए चलेंगे, क्या होता है बेसिकली उसको समझो। देखो इसमें क्या होता है ये समझो, बेस्ड ऑन द क्या, देखो डाइल्यूट आ गया, डाइल्यूट आ गया। डाइल्यूट क्या होता है भाई, डाइल्यूट सस्पेंशन कंटेन 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड, ठीक है जी,
2 से लेकर 10% तक वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। समझ गए, केवल इतना सॉलिड होगा। फॉलो स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ को फॉलो करेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 से लेके 10%, 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही हम यूज करते हैं लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए, तो इसलिए डाइल्यूट होता है। जैसे कोर्टिसोन एसीटेट और प्रेडनिसोलोन एसीटेट, ठीक है जी, ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं भाई। चलो समझ गए इतनी सी बात। तो ये इन स्टेरॉइड्स का क्या हुआ, एसीटेट साल्ट बना के क्या कर लेते हैं, इनका सस्पेंशन बनाते हैं। और ये कैसा सस्पेंशन बनता है भाई, डाइल्यूट सस्पेंशन बनता है, ठीक है। बेटा इतनी थ्योरी याद कैसे करनी है, याद नहीं करनी, आपको समझनी है सस्पेंशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है। बेसिकली याद अपने आप रह जाएगी। याद तब रहती है जब आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा, जब आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं। अगर आपका एचएपी का एग्जाम है बेटा, तो आप ये क्लास छोड़ के एचएपी का पढ़ सकते हैं। अगर आपने एचएपी कंप्लीट पढ़ लिया, देखो एचएपी में अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना सकते हो, पूछा गया है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। समझ गए मेरी बात, सटीक सब्जेक्ट है, गलत लिखने की गुंजाइश उसमें नहीं होती। इसमें आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज में थोड़ा झोल कर सकते हो एक बार को, ठीक है, लेकिन एचएपी में थोड़ा सटीक लिखना पड़ता है, चीजें आपको गलत नहीं लिखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेट की भाई। अब किसकी बात करते हैं अपन, कंसंट्रेट की बात करते हैं कि क्या होता है कंसंट्रेट, ठीक है। कंसंट्रेट क्या होता है, कंसंट्रेट सस्पेंशन, जो कंसंट्रेट सस्पेंशन होता है कंटेन अप टू 50% वेट बाय वॉल्यूम। देखो भाई एकदम से कितना बढ़ गया, यहां 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूज हो रहा था, लेकिन यहां 50%। देखो जब इससे ज्यादा यूज हो रहा है तो ये से ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेट तो होगा ही ना, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या होगा, ये तनु विलयन बनेगा, ये एक तरह से तनु सस्पेंशन बनेगा, ये क्या बनेगा, एक सांद्र सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है मेरी बात। जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन ऐसा ही होता है भाई। कैसा होता है, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लियर है मेरी बात। चलो, बेस्ड ऑन द जनरल क्लासेस, ठीक है जी, ओरल यूज में, एक्सटर्नल यूज में इनकी बात करता है, तो क्या आता है देखो बेसिकली, चलो ओरल ओरल सस्पेंशन क्या होते हैं उनकी बात समझ लो। ओरल सस्पेंशन होते हैं जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन ओरल सस्पेंशन होता है, मुंह से खाते हैं। एंटासिड्स होते हैं जो आपके एक्सिस अमाउंट ऑफ HCl बन जाता है बॉडी के अंदर, उसमें आपके यूज में ले जाते हैं, आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है, टेट्रासाइक्लिन HCl बनता है। एक्सटर्नली यूज अप्लाइड सस्पेंशन कैसे होते हैं, जैसे कैलेमाइन लोशन आप स्किन पर लगाते हैं नमी के लिए, कोई भी और अगर आपको स्किन रेसिस हो गए उसके लिए, ठीक है जी। पेरेंट्रल सस्पेंशन कैसे होते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, इसका इंजेक्शन लगता है भाई। एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये सस्पेंशन होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में पर्टिकुलर यूज के लिए। तो ये होते हैं जनरल क्लासेस वाले, ठीक है, ये कैसे होते हैं, जनरल क्लासेस वाले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक बेस्ड, ठीक है जी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक बेस्ड कैसे होते हैं सस्पेंशन, एक तो फ्लोक्युलेटेड होता है, कैसा होता है, एक फ्लोक्युलेटेड, दूसरा होता है डीफ्लोक्युलेटेड। इनके बारे में ही बात करेंगे आगे, क्या होता है फ्लोक्युलेटेड डीफ्लोक्युलेटेड, पूछ ले जाता है कभी कभी आपसे, सीधा सीधा डिफरेंस पूछ ले जाता है। तो फ्लोक्युलेटेड, डीफ्लोक्युलेटेड या फिर नॉन फ्लोक्युलेटेड के बारे में बात करेंगे, और इधर फ्लोक्युलेटेड के साथ साथ चलेंगे भाई। सेटल्ड एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है जी, इसमें क्या होता है, सेटल्ड फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्यूल्स, ठीक है। ये मेरा कोई, ये फ्लोक्युलेटेड है, ये डीफ्लोक्युलेटेड है। इसमें क्या है देखो, इसमें जो मेरे लिक्विड है ना, वो एक एक करके नीचे बैठ जाते हैं, वो एक एक करके नीचे बैठ जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसे नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं जगह जगह ग्रुप में, समझ गए, स्पेस रहता है इनके बीच में। लेकिन जब ये एक के ऊपर एक बैठना शुरू करते हैं ना, इसमें स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक लूज एग्रीगेट बनेगा, देखो स्पेस होता है तो लूज एग्रीगेट बन जाता है, लेस बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी। कैसी बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेस बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसमें सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल नीचे बैठता है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी हाई होती है, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स होता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं मेरा कोई ये गोला है भाई, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या मैं इसको बीच में से काट दूं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा।
तो जब भी कोई चीज बड़ी होगी, अगर मैं उसको कई हिस्सों में डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को इसमें डिवाइड कर दूं तो इन मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब तक तो मैं केवल यही चीज जोड़ रहा था, लेकिन जब मुझे सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये भी जुड़ेगा, ये पोर्शन भी जुड़ेगा। तो जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा भागों में टूट जाएगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है जी। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, मींस धीरे धीरे मॉलिक्यूल नीचे बैठता है, लेकिन यहां रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रैपिड होता है, जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास आके गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है जी। इसमें केकिंग एंड क्लेइंग फिनोमिना अकर्स। ठीक है जी। नो डिस्पर्जन, ठीक है, नो रीडिस्पर्जन ऑन शेकिंग सिंस स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स फिल्स द void between the large particle which prevent the entrapment of liquid medium। ये क्या बोल रहा है कि केकिंग हो जाती है, इसका नीचे केक बन जाता है ये। और ये केक कब तक बन जाता है? ये केक आप इसको शेक करोगे तो भी ये केक ठीक नहीं होगा जब तक कि ऊपर से मॉलिक्यूल इनके बीच में आके ना घुस जाए, इनको अलग अलग ना कर दें। तो अगर एक बार इसमें केक बन गया तो फिर एक बार बन जाए केक, फिर करते रहो शेक, नहीं बनेगा ये। ठीक है, फिर ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर केक बन गया तो फिर शेक करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर 4 देखो, एक तो इसमें नो केकिंग, केकिंग नहीं होती है। सिंस फ्लोक्यूल्स लूज एग्रीगेट सो रीडिस्पर्स इजीली और नॉर्मल शेकिंग। कह रहा है कि जी ये बनते हैं ना, हिलाते ही शेकिंग करते ही ये फिर से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कैसा होता है, रीडिस्पर्स हो जाता है, फिर से मॉलिक्यूल फिर से अलग अलग फैल जाते हैं। मोर स्टेबल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिजल्ट इन डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय द एजिटेटिंग और शेकिंग। कह रहा है कि अगर इसको आप एजिटेट और शेक करोगे, ठीक है, तो रीडिस्पर्स होने के चांस कम है, क्योंकि जो केकिंग बनी है ना, क्लेइंग फिनोमेना बना है, वो ज्यादा क्या बन गया है, ठोस बन गया है। ठीक है, ये क्या होता है, इसने बोला कि मोर स्टेबल होता है, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है जी। कह रहा है कि जो सुपरनेटेंट होता है इसका क्लियर होता है, इसका जो सुपरनेटेंट होता है वो क्लियर होता है। क्यों क्लियर होता है? क्योंकि इसकी जो फ्लोक्यूल्स बन के बैठ गए ना नीचे, तो ऊपर का लिक्विड बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इसमें कुछ तो नीचे बैठ गए, लेकिन कुछ अभी भी ऊपर घूम रहे हैं, तो इसका जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है, ऊपर का लिक्विड होता है, वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, सुपरनेटेंट नॉट क्लियर, टर्बिड होता है, धुंधला होता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स, पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करते हैं। अपीयरेंस कहती जाती है, अपीयरेंस दिखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सबसे स्टेबल होता है और अच्छा होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लिया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लिया है। फटाफट समझ में आ गया भाई? चलो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये मैंने आपको फिनोमिना पूरा समझा दिया है, ये फिनोमिना ही मैंने आपको ऊपर समझाया है। ठीक है जी। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन देखो, फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिंग एजेंट और ऑर्गेनोलेप्टिक एडेटिव्स होते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनोलेप्टिक एडेटिव्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट की बात कर लेते हैं अब हम। किसकी बात करते हैं? फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? इन सस्पेंशन द फाइन सॉलिड पार्टिकल्स शुड बी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सस्पेंडेड एंड डिस्पर्ड इनटू द लिक्विड व्हीकल। लिक्विड व्हीकल के अंदर हम ये फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे कि फ्लोक्यूल्स बने, लूज फ्लोक्यूल्स बने मेरे सस्पेंशन के अंदर। अगर लूज फ्लोक्यूल्स बनेंगे तो जैसे मैं उसको हिलाऊंगा तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, मेरा सॉल्यूशन खराब नहीं होगा, सस्पेंशन खराब नहीं होगा। जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट, कार्बोवैक्स एंड द ट्विंस, ये भी चीजें इसके अंदर यूज में ली जाती हैं। ये इसके एग्जांपल होते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट के एग्जांपल ये होते हैं। ठीक है भाई। थिकनिंग एजेंट की बात करता है, थिकनिंग एजेंट की बात करता है, क्या होता है थिकनिंग एजेंट, वो भी समझ लो। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं? जो थिकनेस प्रोवाइड कराते हैं, जो विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। मुझे अपनी विस्कोसिटी क्या करनी है, जैसी विस्कोसिटी मैं चाहता हूं वैसी विस्कोसिटी अगर सस्पेंशन के अंदर चाहिए तो मैं थिकनिंग एजेंट ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, समझ गए? ये क्या करेंगे, डिस्पर्स वाटर के साथ मिलके क्या कर लेते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम की। ड्यू टू विस्कोसिटी सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इन द मीडियम सफिशिएंट टाइम एंड द हेल्प टू गेट द एक्यूरेट डोज। कह रहा है कि जितने टाइम तक ये थिकनिंग एजेंट मेरे वाटर के साथ मिलके विस्कोसिटी को रोक पाते हैं, उतने ही लंबे टाइम तक मेरा सस्पेंशन चलता है, उतना ही अच्छा मेरी एक्यूरेट डोज मुझे रेडी होके मिलती है। अब बात करते हैं थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एजेंट हो सकते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं?
पॉलीसेकेराइड, इनऑर्गेनिक एजेंट और द सिंथेटिक कंपाउंड्स। समझ गए? क्लियर इतनी सी बात। अब वेटिंग एजेंट क्या होते हैं? वेटिंग एजेंट की बात करते हैं हम। वेटिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो, द एजेंट विच मिनिमाइज द इंटरफेशियल टेंशन। वेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसे आप उसको फॉर्मुलेशन के अंदर डालोगे, क्या होता है, ये मेरा सस्पेंशन है, पर मेरा सस्पेंशन क्या कर रहा है, एक इसके साथ तनाव महसूस कर रहा है, ज्यादा इसके साथ रुक नहीं पा रहा है, तनाव महसूस कर रहा है, तो वेटिंग एजेंट डालो, इनके बीच का तनाव खत्म कर देगा, ये एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ये काम होता है वेटिंग एजेंट का, ठीक है, ठीक है जी। बिटवीन द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या कर लेता है, इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज कर देता है एंड फॉर्म ए गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन। जब ये पास पास आ जाएंगे तो मेरे सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे एल्कोहल इन ट्रैगेकांथ म्यूसिलेज, ट्रैगेकांथ की म्यूसिलेज। चलिए भाई फटाफट से आ जाओ, थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था भाई, फिर से माफी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है, आ जाओ फटाफट। कहा रहे थे वेटिंग एजेंट हमने पढ़ लिया था। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं भाई? प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारी फॉर्मुलेशन को किसी भी माइक्रोबियल अगर ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, उससे बचाते हैं। फंगाई और मोल्ड अगर आ रहा है, बैक्टीरियल इंफेक्शन आ रहा है, उससे बचाते हैं। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन इसके एग्जाम्पल हो जाता है। समझ गए? ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। आगे क्या आ जाता है भाई? ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, वे एडिटिव्स जो इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक, इसकी एक तरह से इसका टेस्ट बिटर टेस्ट है, खराब टेस्ट है, इसकी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डालने के बाद उसको इंप्रूव कर देते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ये बात क्लियर होगी, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं। आगे की बात है, आगे बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन की, स्टेबिलिटी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात समझ लो आप, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी, कैसे मेंटेन होगी भाई, ठीक है। क्या करना है? व्हेन सस्पेंशन विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक लिटिल शेकिंग, ठीक है जी। क्या होता है बेसिकली, अगर आप उसको लिटिल शेक करोगे, अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है जी। सस्पेंशन कैसा होना चाहिए? अगर आप उसको डाल रहे हो ना ऐसे, तो उसकी जो पोरेबिलिटी है वो इजीली पोरेबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? इजीली पोरेबल होना चाहिए, ठीक है जी। समझ गए मेरी बात? फ्लोक्युलेटेड होना चाहिए। जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर मेरी बात? जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है। नॉन फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन कैन मेक स्टेबल बाय डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज। कह रहा है कि अगर आपको जो नॉन फ्लोक्युलेटेड है उसके अंदर पार्टिकल साइज रिड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाकर तो वो स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं हो सकता। समझ गए? ऐसे स्टेबिलिटी हमें, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन हमें पढ़नी है। समझ गए? क्या पोरेबल होना चाहिए सस्पेंशन, अगर ऐसे पोर हो रहा है, चम्मच में आराम से आ जा रहा है, तो वो अच्छा स्टेबल है। फ्लोक्युलेटेड होना चाहिए। नॉन फ्लोक्युलेटेड अगर आपको चाहिए तो उसका पार्टिकल साइज घटाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल हो पाएगा। ये बात यहां पर समझाने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, चल भाई, सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है भाई। सेडिमेंटेशन मेथड क्या बोलता है कि सेडिमेंटेशन मेथड कहता है कि मैं एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर अपना भर लेता हूं, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भर लेता हूं, मैं देखता हूं कि जो मेरा सस्पेंशन है वो कितना नीचे बैठ रहा है, ठीक है, कितना नीचे बैठ रहा है, एक वॉल्यूम, ठीक है जी। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम सस्पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट द वेदर सस्पेंशन इज स्टेबल और नॉट। स्टेबल है या नहीं पता करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक अनमूवेबल पोजीशन में रख देते हैं इसमें भरने के बाद, ठीक है जी, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में भरने के बाद, ठीक है जी। अब क्या देखते हैं हम, एक अल्टीमेट एक हाइट देखते हैं इसकी। आफ्टर दैट नोट डाउन द अल्टीमेट हाइट एंड द इनिशियल हाइट ऑफ द टोटल सस्पेंशन। पहले इसकी हाइट क्या थी, थोड़ी देर के बाद इसकी हाइट क्या हो गई, पहले इसकी हाइट क्या थी, ठीक है जी, और अब बाद में इसकी हाइट क्या हो गई, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, किससे, मैं अभी बताने वाला हूं आपको, मैं बताता हूं। ये क्या है, जो अल्टीमेट हाइट है, ये क्या है, इनिशियल हाइट है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो मुझे मिल जाती है मेरी एप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है जी। एच ओ इनिशियल हाइट है, एच ओ इनिशियल हाइट है, एच यू कौन सी हाइट है, अल्टीमेट हाइट है, एफ क्या है, मेरा वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है, सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है मुझे पता लग जाएगा, जिससे मैं स्टेबिलिटी चेक कर सकता हूं। क्लियर इतनी सी बात, समझ गए? आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ, पीछे मत जाओ ना भागो, ठीक है, फटाफट आ जाओ, समझते चलो, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। माइक्रोमेटिक मेथड क्या होता है, सबसे आसान मेथड होता है कि हमें क्या करना है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना है, ठीक है जी। पार्टिकल साइज जितना कम होगा
उतना ही क्या होगा, मेरा सस्पेंशन अच्छा बनेगा। और मेरा पार्टिकल साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा ग्रो करेगा, उतना ही क्या होगा, लम्प्स ज्यादा बनेंगे, केक ज्यादा बनेगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोमेटिक्स का यूज करूंगा, पार्टिकल साइज को कम से कम कोशिश करूंगा कि मेरा जो पार्टिकल साइज है वो क्या रहे, कम से कम रहे, डिक्रीज रहे, जिससे मेरा पार्टिकल सस्पेंशन क्या बने, अच्छा बने और एक स्टेबल सस्पेंशन मुझे मिल जाए। ये मैं इसके अंदर पढ़ता हूं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रियोलॉजी। रियोलॉजी का मतलब होता है विस्कोसिटी। जितनी अच्छी विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सस्पेंशन में रेस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इट। कह रहा है कि चेंज इन विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी में चेंज आ रहा है, मेरे सस्पेंशन जैसा मैंने बनाया था, जो विस्कोसिटी इसकी शुरू में थी, अगर बाद में वह विस्कोसिटी नहीं रहता है तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो मुझे क्या करना है, टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी विद द हेल्प ऑफ विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से मैं इसकी विस्कोसिटी चेक करता हूं ताकि मैं पता लगा सकूं इसकी विस्कोसिटी स्टैंडर्ड है या नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? चलो, इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड था भाई, एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड था। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल मेथड होता है। ठीक है जी, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, उनके सरफेस पर क्या रहता है भाई, इलेक्ट्रिकल चार्ज रहते हैं। इनके सरफेस पर क्या रहते हैं, कुछ चार्ज रहते हैं, कुछ चार्ज रहते हैं। वो चार्ज क्यों, क्या का काम क्या होता है, जीटा पोटेंशियल चार्ज बोलते हैं जिनको सस्पेंशन में। टू अंडरस्टैंड दैट वेदर जो मेरा सस्पेंशन है वो स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं इन जीटा पोटेंशियल को, मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर लेता हूं, माप लेता हूं, जिससे क्या हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल रह पाएगा नहीं रह पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? तो आगे बढ़ता हूं, फटाफट मुझे कमेंट करते रहो कि भाई क्लियर है ये बात, नहीं क्लियर है। ठीक है, इमल्शन की बात कर लेते हैं भाई अब। ठीक है जी, इमल्शन की बात कर लेते हैं। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन, ठीक है जी, डेफिनेशन क्या होती है इमल्शन की, डेफिनेशन क्या होती है, बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक, दो फेज होती हैं भाई इसमें। कैसी होती हैं, दो फेज होती हैं, एक ऑयल दूसरा वाटर। समझ गए, समझ गए, दो फेज होती हैं, एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरी होती है कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज ज्यादा अमाउंट में होती है, डिस्पर्स्ड फेज कम अमाउंट में होती है। अगर वाटर इन ऑयल टाइप है दैट मींस वाटर इन, अगर O/W ये लिखा है दैट मींस वाटर कंटिन्यूअस फेज में है, और जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज में है, ये ज्यादा है ये कम है। अगर W/O लिखा है दैट मींस ऑयल मेरा क्या है, मेरा कंटिन्यूअस फेज में है, और ये डिस्पर्स्ड फेज में है, ये ज्यादा अमाउंट में कम अमाउंट में है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फेज क्या होती है, कंटिन्यूअस फेज के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, अंदर जाती है। डिस्पर्स्ड फेज उसके अंदर अवेलेबल, उसके अंदर क्या होती है, हम उसके अंदर उसको डालते हैं। कंटिन्यूअस फेज के अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डाला जाता है। कंटिन्यूअस फेज ज्यादा अमाउंट में होती है, डिस्पर्स्ड फेज कम अमाउंट में होती है। यही बात की गई है, उनको ही आपस में मिक्स किया जाता है और एक इमल्शन रेडी किया जाता है। ठीक है जी, इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर डाले जाते हैं। अगर मेरा ऑयल और वाटर है, देखो बेसिकली यहां से समझ लो क्या बात कह रहा है कि ये ऑयल है और ये वाटर है, एक कंटेनर के अंदर ले लिए, ये ऑयल है ये वाटर है, आपस में घुल नहीं पाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है जो इस लेयर पे काम करता है। इनके बीच का जो टेंशन होता है ना, इनके बीच में एक तनाव होता है, उस तनाव को कम करता है, उसको इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। ठीक है जी, उस तनाव को कम करने के बाद इनको पास पास लाके क्या करता है, इनको मिलाने की कोशिश करता है। जब ऑयल के अंदर वाटर डाला जाएगा तो वाटर के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं भाई। ग्लोब्यूल्स का साइज कितना होना चाहिए, 0.25 से 225 माइक्रोन तक उनका साइज होगा तो निभ जाएगा, हम उसको बना के ले जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ इमल्शंस क्या होते हैं, इसी पार्टिकल साइज पर क्या होते हैं, कोर्स इमल्शन बोल देते हैं। हैविंग लार्ज ग्लोब्यूल, अगर बड़े ग्लोब्यूल है तो कोर्स इमल्शन बनेगा। फाइन इमल्शन कब बनेगा, जब 5 माइक्रोन से कम 5 माइक्रोन तक उसका ग्लोब्यूल का साइज होगा, जो ग्लोब्यूल बुलबुले से बनते हैं। ठीक है। माइक्रो इमल्शन क्या होते हैं, हैविंग ग्लोब्यूल साइज लेस देन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से भी कम होता है। जो 10 नैनोमीटर से इसके अंदर ग्लोब्यूल का पार्टिकल साइज कम हो, वे माइक्रो इमल्शन कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात? वे कैसे इमल्शन कहलाते हैं भाई, माइक्रो इमल्शन कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर को ये कवर कर लेता है। ठीक है जी, उसको कवर कर लेता है ये। कैस्टर ऑयल, कोड लिवर ऑयल एग्जांपल में आ जाते हैं इसके। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस को भी प्रिवेंट कर लेता है, होने नहीं देता। ठीक है जी, एक्सटर्नल प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन इमल्शन फॉर्म होते हैं।
ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, देख लोशन आ जाते हैं, क्रीम्स आ जाते हैं, फोम्स और एरोजोल्स को ये कवर करता है अपने अंदर, ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है जी। जो मेडिसिन नहीं ले पाते, ठीक है जी, जिसके अंदर फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन और बाई ओरली, जिनको जो ये नहीं कंज्यूम कर पाते वो इसे ले सकते हैं। ठीक है जी। इट इन फॉर्म ऑफ स्टेराइल स्टेबल इंट्रावेनस इमल्शन। ठीक है जी। एक इंट्रावेनस इमल्शन हम बना सकते हैं। जो क्या होती हैं, कुछ ड्रग होती हैं जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, उनको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन का एक इमल्शन रेडी कर सकते हैं भाई। क्योंकि इमल्शन रेडी करने पर क्या होगा, वो सीधा पेरेंट्रली रूट से दिया जाएगा। इमल्शन क्या होता है, इंक्रीज को बढ़ा देता है। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ऑयल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। जब हम इसको खाते हैं तो क्या होता है, ऑयल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है भाई। स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट कर दो भाई, बाकी बातें छोड़ के कमेंट कर दो कि इमल्शन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है जी। क्लास चल रही है भाई, क्लास चल रही है, फटाफट ध्यान दो, क्लास चल रही है भाई। चलो टाइप ऑफ इमल्शन पे आ जाओ। इमल्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो ऑयल एंड वाटर टाइप होता है, जहां वाटर के अंदर ऑयल को डाला जा रहा है। वाटर इन ऑयल टाइप में क्या हो रहा है, ऑयल के अंदर वाटर को डाला जा रहा है। लेकिन ऑयल वाटर ऑयल टाइप में क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑयल को तो वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिला के फिर ऑयल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। वाटर ऑयल वाटर में क्या हो रहा है, पहले वाटर ऑयल के अंदर जा रहा है, फिर ये दोनों मिलके वाटर के अंदर जा रहे हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो, जो हमें पढ़ने हैं ध्यान से। ठीक है। चलो ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होता है, ठीक है जी, ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होता है, जो ऑयल है वो डिस्पर्स्ड फेज में है। वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज में है। जो वाटर है वो कंटिन्यूअस फेज में है। जो वाटर है वो कंटिन्यूअस फेज में है भाई। कैसे फेज में है, कंटिन्यूअस फेज में है। ठीक है जी, समझ गए भाई। इंटरनल यूज के लिए बनता है ये, किसके लिए बनता है, इंटरनल यूज के लिए बनता है। ठीक है जी। कुछ इसमें कुछ सेलेक्टेड इमल्सिफाइंग एजेंट हम डालते हैं, जैसे गम, अकेसिया, ट्रैगेकांत, मिथाइल सेल्यूलोज, सेपोनिन, सिंथेटिक सब्सटेंस एंड मोनोवेलेंट सोप्स, सोडियम, पोटेशियम एंड द के पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है। ये मोनोवेलेंट यूज होते हैं ऑयल एंड वाटर टाइप में। ठीक है। वाटर इन ऑयल टाइप में क्या यूज होगा, वो होगा, अब आ गया समझ लो आप क्या यूज होगा, बाइवेलेंट यूज होगा, ट्राइवेलेंट यूज होगा, क्या यूज होगा, ठीक है, डाइवेलेंट यूज होगा। ठीक है, समझ लो। वाटर इन ऑयल टाइप में, वाटर किस फेज में, डिस्पर्स्ड फेज में, ऑयल किस फेज में, कंटिन्यूअस फेज में। जो कंटिन्यूअस फेज है वो ज्यादा होती है, डिस्पर्स्ड फेज हमेशा कम होती है। ठीक है। इन विच वाटर एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज, देखो वाटर एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल एक्ट एज कंटिन्यूअस फेज। ठीक है जी। एक्सटर्नल यूज के लिए बनाए जाते हैं, लोशन, क्रीम्स, ये सब बनते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट इसके अंदर डाले जाते हैं, वूल, फैट, रेजिन वगैरह इसके अंदर हम यूज करते हैं। और डाइवेलेंट सोप, जैसे जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है, देखो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग की तरह यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है जी। ऑयल एंड वाटर टाइप क्या होता है, वाटर एंड ऑयल टाइप क्या होता है, मैंने आपको सारा बता दिया, मैंने आपको पीछे सारा डिस्कस कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। किसमें कौन सी फेज होती है, मैंने आपको ये बता दिया कि किसमें कौन सी फेज है। ठीक है। किसमें कौन सी फेज है ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, यही बताना चाह रहा है ये इसमें कि किसमें कौन सी फेज है और कैसे कैसे। टेस्ट कौन कौन से हम यूज में लेते हैं उसकी बात करते हैं। देखो डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं हम, क्या करते हैं हम, डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं, डाइल्यूट करके देखते हैं कि कौन सा है, मिसिबल हो या नहीं है। मिसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं कि वाटर इन ऑयल टाइप है कि ऑयल इन वाटर टाइप है। उसके बाद स्टेनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है। कोई स्टेनिंग टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर हम डाई सोल्यूबल टेस्ट करते हैं। मेरी डाई अगर वाटर सोल्यूबल है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है। अगर ऑयल इन वाटर टाइप मॉलिक्यूल है तो वाटर ज्यादा है तो मेरी डाई ज्यादा कलर देगी, तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर कंटिन्यूअस फेज में है तो ये ऑयल इन वाटर टाइप है। लेकिन अगर ये वाटर इन ऑयल टाइप में है, अब मेरी डाई क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो मेरा जो वाटर है वो कम अमाउंट में जगह जगह मेरी डाई का कलर दिखाई देगा, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेज में है, तो ये वाटर इन ऑयल टाइप सॉल्यूशन है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट और फ्लोरेसेंस मेजरमेंट, ये 2 टेस्ट भी होते हैं जो हम इक्विपमेंट की हेल्प से वहां पर क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाती है। इमल्शन का क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन, मैं कैसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहा हूं उसके बेस पे। ठीक है जी। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे भी मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं।
ठीक है, दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं। सबसे पहले इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं मेरे अलग अलग तरह के, ठीक है जी। कुछ तो नेचुरल गम होते हैं जैसे गम अकेशिया, ट्रैकेकांथ, म्यूसिलेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ में क्या होता है, इमल्शन कंटेनिंग गम सब्सटेंस, ये थे नेचुरल गम, ये होते हैं गम सब्सटेंस जैसे सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, साल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड हो गए। कुछ एमल्सिफाइंग कंटेनिंग वेरियस सोप्स होती हैं, सेपोनिन्स हो गए, सोडियम एसिटेट, ये सोप की तरह यूज होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, तो उनकी बात कर रहा है। तो अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज में ले जाते हैं, उनकी ये बात करता है। ये सारे हमें पढ़ने हैं भाई, ये सारे हमें पढ़ने हैं और काम की चीज है, ठीक है। इमल्सिफाइंग कंटेनिंग सेपोनिन और बीज वैक्स, कुछ क्या होते हैं जिसके अंदर स्टार्च होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल वैक्सीज जैसे वुल फैट और बीज वैक्स, इन ये सब चीजें भी इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आती हैं, अलग अलग प्रिपरेशन में यूज की जाती हैं ये, ठीक है जी। इमल्सन कंटेनिंग सिंथेटिक वैक्स, किसी के अंदर सिंथेटिक वैक्स डालते हैं जैसे इमल्सिफाइंग वैक्स होती है, ठीक है जी। सीटोमैक्रोजोल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। इमल्शन कंटेनिंग अदर इमल्सिफाइंग एजेंट, कुछ इमल्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे पैक्टिन, एग योल्क एंड जिलेटिन, लेसिथिन, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो भाई, ये अलग अलग तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं इमल्शंस के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी भाई, ठीक है, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के तौर पर हम इनको देखो दो तरह से, या तो हम इंटरनली यूज करेंगे या हम एक्सटर्नली यूज करेंगे। अगर इंटरनली यूज कर रहे हैं तो यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन हम यूज में लेते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है, जहां वाटर के अंदर ऑयल डाला जा रहा है। यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑयल हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, कैस्टर ऑयल ज्यादा यूज में लिया जाता है, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोड लिवर ऑयल एंड द लिक्विड पैराफिन, ये इंटरनली यूज करते हैं भाई। हम कैसे यूज करते हैं, इंटरनली यूज करते हैं। इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, कुछ इमल्शन ऐसे जो एक्सटर्नल यूज में आते हैं जैसे इट में आइदर ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है जी, दोनों यूज में ले सकते हैं, समझ गए। कॉमनली ऑयल इन वाटर टाइप प्रिफर्ड ओवर द वाटर इन ऑयल टाइप, हम ये प्रिफर करते हैं, ना कि ज्यादातर ये, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, बताओ भाई। अरे भाई यहां भी ध्यान दे लो, क्लास चल रही है, क्लास पे भी ध्यान दे लो, चलो ठीक है जी। कुछ इमल्सन हम पेरेंटली यूज के लिए बनाते हैं, कुछ रेक्टल यूज के बनाते हैं। पेरेंटली यूज इमल्सन वे होते हैं भाई जिनको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिनको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। कुछ इमल्सन ऐसे होते हैं जो पेरेंटली यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन देते हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। कुछ इमल्सन ऐसे होते हैं जो रेक्टल यूज में करते हैं ताकि क्या हो, स्टार्च म्यूसिलेज बेसिकली यूज करते हैं हम इन द प्रिपरेशन ऑफ एनिमा, ठीक है जी, ताकि जो हमारा क्या है, जो हम मल त्यागते हैं, मल त्यागने के लिए हमें दिक्कत ना हो, हमारा बाउल क्या है वो आसानी से इवैक्यूएट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस तरह के लिए भी हम क्या करते हैं, इमल्शन प्रिपेयर करते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें, ठीक है जी। अब हम फॉर्मुलेशन पर चलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव इमल्शन, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवर्स, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की। मैं बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो दोनों डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज के बीच का इंटरफेशियल टेंशन कम कर देते हैं और उन दोनों को मिसिबल बना देते हैं आपस में, ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है भाई, समझ गए इतनी सी बात, ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। दूसरी बात, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है इमल्सिफाइंग एजेंट की, ठीक है जी, इंटरफेशियल टेंशन घटा सकते हो, इंटरफेशियल टेंशन घटा सकते हो, क्या कर सकते हो, इंटरफेशियल टेंशन घटा सकते हो, ठीक है जी। कंपेटेबल इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, एक तो आसानी से कंपेटेबल हो, हमारे एक्टिव ड्रग कंस्टिट्यूएंट के साथ कंपेटेबल हो, दूसरी बात नॉन टॉक्सिक हो। आगे की बात क्या बोली इसने, रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन, कह रहा है कि शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन रिक्वायर्ड, जो कंसिस्टेंसी है, जो विस्कोसिटी है, जो प्रिपरेशन है, उसका जो स्थायित्व है उसको बनाए रखें, ठीक है जी, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, केमिकली स्टेबल हो, ठीक है जी, केमिकली क्या हो, स्टेबल हो, केमिकली मतलब कि ब्रेक डाउन ना हो, टूट के किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ऐसा होना चाहिए। कीप ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस फेज, कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस फेज है, जो मेरे ग्लोब्यूल्स हैं उनको डिस्पर्स ही रखें, जैसे डिस्पर्स हो रखे हैं वैसे डिस्पर्स हुए रहें, उनमें कोई छेड़छाड़ ना करें, ऐसा मेरे इमल्सिफाइंग एजेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समझ गए। अब देख लो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या क्या होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, पॉलीसैकेराइड, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक, अल्कोहल, अल्कोहल में ये चीजें आ जाती हैं, कार्बोवैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन,
और इसमें क्या आता है इनऑर्गेनिक में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने आपको बताया था MgOH2 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ट्राइसिलिकेट, सिलिकेट, बेंजोटेट, ठीक है, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं। एक बार इसकी रीडिंग मारेंगे और ये एग्जांपल मैं आपको कंटिन्यूस पीछे पढ़ा चुका हूं भाई, सारे एग्जांपल, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट में पीछे सारे एग्जांपल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से देख लेंगे एक बार और इसकी भी रीडिंग कर लेंगे। प्रिजर्वेटिव ऑफ इमल्शन, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं भाई, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो वाटर भी प्रेजेंट होता है, क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, और वाटर क्या होता है, ज्यादा बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, फंगल इन्फेक्शन, मोल्ड ग्रोथ ना हो जाए, तो इनसे बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर लेते हैं, जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं हमारे इमल्शन के अंदर, हमारे इमल्शन की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, इसीलिए हम इनका यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव भी हमारे इमल्शन को क्या स्टेबल बना के रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी इसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, मेरी प्रिपरेशन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। मेरा अगर इमल्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, उससे पहले क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से होते हैं ना, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर मेरी इमल्शन को बचा लेते हैं, अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर इमल्शन को बचा लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोकोफेरोल, गैलिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। नंबर पे आता है फ्लेवर, फ्लेवर यूज करते हैं भाई, वेनिलिन फॉर लिक्विड प्रिपरेशन, बेंजल्डिहाइड फॉर इमल्शन कंटेनिंग कोड लिवर ऑयल, जिसके अंदर होगा वहां पर हम बेंजल्डिहाइड यूज करेंगे। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट प्रीफर करते हैं हम, ताकि जो टेस्ट है, पैलेटेबिलिटी है इमल्शन का, वो बढ़ जाए, वो अच्छा हो जाए, इसलिए हम ये सब चीजें यूज में लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका रिवीजन, इन चीजों का रिवीजन ठीक ठीक चल रहा है, बस समझते चलें। देखो कैसे होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं भाई, कैसे इमल्शन कैसे बनता है वो आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। दो मेथड होते हैं, ड्राई गम मेथड, ठीक है जी। ड्राई गम मेथड में देखो मैं बताता हूं क्या होता है, ड्राई गम मेथड में क्या होता है, चलो आगे चलो। देखो ड्राई गम मेथड में क्या होता है, 4:2:1 होता है, मतलब कि 4 पार्ट तो वॉल्यूम ऑयल के मिलाने पड़ते हैं हमें, 2 पार्ट वाटर के मिलाने पड़ते हैं और 1 पार्ट गम। गम क्या है भाई, इमल्सिफाइंग एजेंट है, जिससे मेरा क्या होगा, ड्राई गम मेथड सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी भाई, उसके बाद मैं बात करता हूं वेट गम मेथड की, कि वेट गम मेथड क्या होता है, ठीक है। ये था मेरा मोटर पेसल की हेल्प से, अब मैं करता हूं वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में भी क्या होता है, सेम फिनोमिना काम करता है, सेम फिनोमिना काम करता है भाई, वेट गम मेथड में भी सेम फिनोमिना काम करता है, यही अनुपात रहता है, 4:2:1 का ही अनुपात रहता है, ठीक है जी। विस्कोसिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 4 पार्ट लेता हूं, किसके, ऑयल के, मिक्स करना शुरू कर देता हूं उनको, ठीक है। कैसे करता हूं, मोटर पेसल में 4 पार्ट लिए ऑयल के, ठीक है, उनको मिक्स करना शुरू कर दिया, फिर उसके अंदर वाटर ऐड कर लिया, वाटर ऐड करने के बाद अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रहा हूं, स्ट्रेट की हेल्प से मिला रहा हूं, फिर फाइनली इसमें मैं गम ऐड कर लेता हूं। गम ऐड करने के बाद जो मुझे वॉल्यूम चाहिए उस वॉल्यूम तक मैं इसको वॉल्यूम मेकअप कर देता हूं। वाटर टाइप बनाना है तो वाटर ऐड कर देता हूं, ऑयल टाइप बनाना है तो ऑयल ऐड कर देता हूं। ये होता है भैया वेट गम मेथड, ठीक है जी, ये होता है आपका वेट गम मेथड, ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, इमल्शन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कई सारी चीजें होती हैं, स्टेबिलिटी कैसे, उसके अंदर क्रैकिंग ना आए, फ्लोक्युलेशन ना आए, क्रीमिंग ना हो, उसका फेज इन्वर्जन ना हो, ठीक है। अब एक एक को डिस्कस करते हैं भाई, अब एक एक को डिस्कस करते हैं, अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। क्रैकिंग क्या होता है, देखो समझ लो, एक सेकंड। देखो भाई क्रैकिंग क्या होता है, बेसिकली क्रैकिंग आती कैसे है, मतलब कि फेज में टूट जाना। ये मेरा इमल्शन बना हुआ है, कोई भी इमल्शन बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्रैकिंग आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। ये क्या क्रैकिंग आ जाती है, क्रैकिंग मींस सेपरेशन ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर में सेपरेट हो जाता है ये कंटिन्यूअस फेज, ठीक है जी। डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज में कोलासेंस बन जाते हैं, जगह जगह क्लम्स बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं जगह जगह पर, ठीक है जी। विच इज डिफिकल्ट टू रिस्पर्स, फिर ये शेक करने पर ठीक नहीं होता भाई, खराब का खराब इमल्शन रह जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है कि हमने जो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया है वो अपोजिट टाइप का ऐड कर दिया, गलत ऐड कर दिया, ठीक है जी। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो गया, मेरा जो ऐड किया था वो डिकम्पोज हो गया, खराब हो गया, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर कोई क्रीमिंग हो गई, ठीक है। क्रीमिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हर एक में काम करेंगे भाई, ये सारे फैक्टर हर एक में काम करेंगे। अब वो समझ लो किस किस में काम करेंगे। दूसरा पोर्शन आ जाए, देखो ये होता है फ्लोक्युलेशन बन गई जगह जगह, उन्हीं की बात कर रहा है ये,
ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हम फ्लोक्यूलेशन की कि फ्लोक्यूलेशन क्या होता है। देखो फ्लोक्यूलेशन समझ लो, फ्लोक्यूलेशन में क्या हो रहा है, इन फ्लोक्यूलेशन स्टेट सेकेंडरी इंटरेक्शन, देखो जगह जगह फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, जगह जगह क्या बन जाते हैं, फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं। फ्लोक्यूलेशन मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया, फ्लोक्यूलेशन पीछे पढ़ाया ना, जगह जगह फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, उसको शेक करते हैं तो वो क्या हो जाता है फ्लोक्यूलेशन, फिर दोबारा से क्या हो जाता है नॉर्मल हो जाता है। तो ये फ्लोक्यूलेशन आपको पहले भी मैंने पढ़ा दिया जब मैंने डिफ्लोक्यूलेटेड और फ्लोक्यूलेटेड के बीच में डिफरेंस पढ़ाया था तसल्ली से आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगले वाले की, जो होता है क्रीमिंग, ठीक है जी। जो क्या होता है क्रीमिंग, क्रीमिंग में बेसिकली होता क्या है, देखो क्रीमिंग में होता क्या है, जो मेरा वाटर इन ऑयल टाइप है ना, जो मेरा कोई भी ए इमल्शन है, इमल्शन था मेरा, इमल्शन के अंदर क्या हुआ, जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर आ जाते हैं भाई, ऐसे 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 ऊपर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और क्रीम फॉर्म कर लेते हैं, और क्रीम फॉर्म कर लेते हैं, एक थिक लेयर बना लेते हैं क्रीम की, ठीक है, और क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है जी, समझ गए। और ये एक टेम्परेरी फेज होती है भाई, जैसे ये क्रीमिंग बन गई, अगर मैं इसको शेक कर दूंगा फिर से ये नॉर्मल हो जाता है, तो ये होती है क्रीमिंग। ये इसके अंदर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्रीमिंग क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्रीमिंग क्या होती है। क्रीमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपटीशन एग्जाम में ही पूछा जाता है क्रीमिंग के बारे में, ठीक है भाई, क्रीमिंग के बारे में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब पढ़ लो फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली फेज इन्वर्जन में क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन था, लेकिन क्या हुआ, रखे रखे ऑयल इन वाटर टाइप में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं फेज इन्वर्जन। और एक बार अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना, फिर ये दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, कितनी भी शेकिंग कर लो, ठीक है भाई। वाटर इन ऑयल टाइप था, ऑयल इन वाटर टाइप में बदल गया, ये होता है फेज इन्वर्जन। तो ये होते हैं स्टेबिलिटी पैरामीटर्स, हमें ये सब काम नहीं होने देना है अगर हमारा इमल्शन स्टेबल रखना है तो। इतनी सी बात क्लियर, बटा फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो भाई। जो जो पढ़ रहे हैं वो फटाफट कमेंट करें भाई। क्रैकिंग क्रीमिंग क्लियर हो गया, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई।